हाल ही में नासिक की एक बड़ी कंपनी में एक घटना घटी है और इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कार्यस्थल पर सुरक्षा केवल एक जरूरत नहीं है बल्कि ये एक मौलिक अधिकार भी है। विशेष तौर पर अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो उसको लेकर अब चर्चाएं काफी तेज हो रही हैं, क्योंकि यहां पर जो मामला जुड़ा हुआ है, जो घटना हुई है, वो महिला सुरक्षा को लेकर ही है। ऐसे में भारत का एक कानून जिसको कि पोश एक्ट के नाम से जानते हैं, उसकी प्रासंगिकता को लेकर उसके ऊपर फिर से चर्चाएं हो रही हैं। तो दरअसल महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पोश एक्ट बना है वो इससे चर्चा में आता है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये पोश एक्ट है क्या। दरअसल कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, जिसको हम कहते हैं, ये लाया गया था ताकि कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। अब इस एक्ट पर ही आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल ऐसी महिला सुरक्षा से संबंधित जब भी घटनाएं होती हैं तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज न सिर्फ महिला सुरक्षा के संदर्भ में बल्कि हम इस एक्ट पर अपनी चर्चा केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि जो पोश एक्ट है वो भारत में कब आया, आखिर कौन सी वो घटनाएं थी जिसकी वजह से इस एक्ट को लाना पड़ा और क्या क्या इसमें प्रोविजंस है, इसके प्रावधानों पर भी एक चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से क्या व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसके इतिहास की, ये आया कैसे। तो इसके आने की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में 1992 में एक घटना घटित होती है, भंवरी देवी की घटना के नाम से इसको जाना जाता है। हुआ यह था कि जो भंवरी देवी थी वो बाल विवाह हो रहा था, एक बच्ची थी, 1 साल की बच्ची थी, उसकी जो विवाह थी की जो उसके विवाह का जो प्रोसेस था, शादी को रोकने का काम किया भंवरी देवी ने और इसकी वजह से भंवरी देवी को इतना बड़ा दंश झेलना पड़ा कि इनको सामूहिक बलात्कार किया गया इनका। अब इसके बाद ये घटना बहुत हाईलाइट होती है और महिला सुरक्षा को लेकर चिंता होती है। क्यों चिंता होती है? क्योंकि वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ये काम करती थी, महिलाओं का कैसे विकास हो सके इस परियोजना पर ये काम करती थी और ये एक सोशल वर्कर थी। अब ऐसी दशा में जो महिलाओं के विकास पर कार्य करने वाली महिला है, कार्यस्थल पर वो कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर सवाल उठने लगे। तो हम कह सकते हैं कि भंवरी देवी की जो घटना है 1992 की घटना है राजस्थान की, वहां से एक ऐसे कानून की जरूरत महसूस की जाने लगी कि जहां पर कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक वैधानिक शून्यता की स्थिति थी, उस वैधानिक शून्यता की स्थिति को भरने की जरूरत थी। क्योंकि अब इस चिंता के आलोक में ही जो हम कह सकते हैं तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने लगी, तो उसका ही परिणाम आपको देखने को मिला कि तमाम याचिकाओं पर विचार किया सुप्रीम कोर्ट ने और 1997 में आपको दिखाई देता है विशाखा गाइडलाइन, जिसको हम कहते हैं, यानी कि तमाम ऐसी दिशा निर्देशों की एक हम कह सकते हैं गठरी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। दरअसल अपराध के खिलाफ जो दायर याचिकाएं थी उस पर जब विचार किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने ये देखा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ गारंटी देने वाले किसी भी कानून का, जो कि सटीक रूप से कानून हो, उसका अभाव है। तो इस वैधानिक शून्यता को भरने के लिए ही इस सेट ऑफ गाइडलाइंस को लाया गया, जिसको विशाखा दिशा निर्देश 1997 के नाम से हम जानते हैं। ये इस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम था। फिर अब इस जो विशाखा गाइडलाइन थी, इसको लाने के पीछे आधार क्या था, इसकी नींव कैसे तैयार हुई, इसकी ईंट कैसे रखी गई। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक तो मूल कारक यह है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप न तो धर्म के आधार पर, न तो जाति के आधार पर, न तो नस्ल के आधार पर, न जन्मस्थान के आधार पर और न ही लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी भी इस तरह के विभेद का प्रतिषेध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। तो इसे में जो लैंगिक विभेद है उसने भी विशाखा गाइडलाइन का हम कह सकते हैं कि आधार तैयार किया। और दूसरा था CEDAW। CEDAW क्या था? तो दरअसल अगर हम बात करेंगे CEDAW की, तो ये था बेसिकली ये यूएन का एक प्रयास था, यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए CEDAW एक यूएन का प्रयास था। और 1979 में यूएन के द्वारा इसको बनाया गया था कि किसी भी महिला के खिलाफ किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके। 1993 में आप देखेंगे कि 1993 में क्या हुआ कि भारत ने भी इसको अपना लिया था। तो अब ये दोनों चीजें, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और साथ साथ CEDAW, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, विशाखा गाइडलाइन की आधारशिला तैयार करते हैं, यानी कि इसको बनने में इनका भी अहम योगदान है। इसके बाद वर्ष 2007 में आप आ जाएंगे, तो 7 में पॉश विधेयक बना, यानी कि इसको कानून बनने से पहले जो विधेयक अस्तित्व में आता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो
एक्ट बनने से पहले इसके लिए जो विधेयक लाया गया वो कब लाया गया, तो वर्ष 2007 में लाया गया। और पॉश विधेयक बेसिकली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब इसमें कई संशोधन हुए, कई संशोधनों की प्रक्रिया के बाद संसद द्वारा अंत में यह पारित होता है और 9 दिसंबर 2013 से पॉश जो विधेयक है वो फाइनली 2013 में क्या होता है, ये लागू हो जाता है। और इस तरह से ये क्या बन जाता है, पॉश जो विधेयक है वो बन जाता है पॉश एक्ट, यानी कि पॉश अधिनियम बन जाता है। तो इस तरह से वर्ष 2013 से संसद द्वारा पारित हुआ एक ऐसा कानून है जो कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रावधान है। तो देखिए, इसमें वो सारे प्रोविजंस जोड़े गए, सारे प्रावधान जोड़े गए जिससे कि कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित किया जा सके, विशेष तौर पर जो यौन उत्पीड़न का वो शिकार होती है। इसके प्रावधानों में सबसे पहली बात जो की गई वो की गई कि जो यौन उत्पीड़न है उसको परिभाषित कर दिया गया, यानी कि क्या क्या चीजें यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें अगर शारीरिक रूप से आप किसी को यौन अनुग्रह करते हैं तो वो तो आता ही है यौन उत्पीड़न के अंतर्गत। मौखिक रूप से भी अगर आप इस तरह के चीजों के लिए किसी को फोर्स कर रहे हैं, किसी महिला को, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया। यानी परिभाषा में बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई जो पहले से स्पष्ट नहीं थी। किसी के ऊपर आप यौन टिप्पणी करते हैं तो वो भी माना जाएगा। अश्लील सामग्री अगर दिखाते हैं किसी महिला को तो वो भी माना जाएगा। नौकरी में अगर फायदा देने का आप लालच देते हैं तो उसको भी इस अपराध के अंतर्गत रखा जाएगा। रोजगार में अगर आप नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं तो उसको भी माना जाएगा। भविष्य खराब, फ्यूचर खराब करने की अगर आप धमकी देते हैं, इसके आधार पर किसी काम के लिए आप बाध्य करते हैं तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। साथ साथ काम करने का माहौल जानबूझकर अगर आप खराब करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, साथ साथ डराते हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कि वहां का पूरा इन्वायरमेंट आप करते हैं कि वो असहज महसूस करे महिला, तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। साथ साथ अपमानजनक व्यवहार अगर आप किसी महिला के खिलाफ करते हैं किसी कार्यस्थल पर, जिससे कि उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रभावित हो, तो उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इस तरह से अगर हम बात करें तो पूरी तरह से इसको परिभाषित कर दिया गया कि किसी भी प्रकार का अवांछित व्यवहार जो है उसकी पहचान की जा सके, जिसमें न सिर्फ शारीरिक स्पर्श हो बल्कि अश्लील टिप्पणी से लेकर ये तमाम बातें जो आपको बताई गई वो सब कुछ इसमें शामिल है। अब इसमें भले आप उसके खिलाफ प्रतिकूल कार्य स्थिति बना दे, यानी कि जो वर्क कल्चर है वो ऐसा क्रिएट कर दे कि वो महिला दबाव में आकर अगर वो विवश होती है ऐसा करने के लिए, तो ये भी अपराध माना जाएगा। साथ साथ असुरक्षित वातावरण, ये तमाम चीजों को सबसे पहले तो स्पष्ट कर दिया गया। और एक चीज स्पष्ट की गई कि इसमें कौन कौन सी महिलाओं को ये कवर करेगा कानून। तो इसमें साफ तौर पर कहा गया कि इस तरह जो भी अपमानजनक व्यवहार है जो उनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ किया जाता है, उसके लिए ये कानून सबको आधार प्रदान करेगा, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो महिलाएं, चाहे वो अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे वो दैनिक आधार पर काम करने वाली हो, चाहे वो इंटर्न हो, सभी महिलाएं इसमें कवर की जाएंगी। यानी कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों कार्यस्थल जो है वो कवर होंगे। तो इसका मतलब कि सभी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा ये देता है, चाहे वो स्थायी कर्मचारी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हैं, इंटर्न हैं, सभी को ये कवर करता है। तो एक तरह से जो कार्यस्थल है उसका विस्तार किया गया, यानी ऑफिस के अलावा वर्क फ्रॉम होम और काम से जुड़ी यात्राएं भी इसके दायरे में आती हैं। उन सारी चीजों को पॉश अधिनियम, पॉश एक्ट के माध्यम से कवर किया गया। साथ साथ इसमें एक अन्य व्यवस्था भी बनाई गई। वो व्यवस्था क्या बनाई गई? तो एक व्यवस्था है आईसीसी की, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब जहां पर भी 10 से अधिक एम्प्लॉयर होंगे, किसी भी कंपनी में अगर कोई भी संस्थान है जहां पर 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, तो वहां पर आईसीसी बनाना कानूनी रूप से जरूरी कर दिया गया। यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आपको बनाना अनिवार्य है अगर वहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है। और साथ साथ इस कमेटी में कौन कौन होगा? तो इस कमेटी में 4 मेंबर होंगे और उन 4 मेंबर्स में आप देख सकते हैं कि जो एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होगी वो इसकी क्या होगी? प्रेसिडेंट होगी, यानी कि अध्यक्ष होगी। और इसमें 50% महिला कर्मचारियों का होना अनिवार्य कर दिया गया कि इस 4 मेंबर में 2 तो मेंबर महिला होंगी ही होंगी, और साथ साथ 2 ऐसे लोग होंगे जिनमें से कि कानूनी और सामाजिक ज्ञान उनको हो और एक बाहरी एनजीओ का प्रतिनिधि हो। तो इस तरह से सामाजिक दायरे को भी इसमें रखा गया ध्यान में, कानून विद को भी ध्यान में रखा गया, और साथ साथ महिला सदस्यों को भी ध्यान में रखा गया, और वरिष्ठ महिला कर्मचारी को इसका मुख्य सदस्य बनाया गया। तो ये जो प्रोविजन किया गया आईसीसी का, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का, इसको अनिवार्य बना दिया गया बेसिकली जहां भी जिस भी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी होंगे। इसके अलावा देश के हर जिले में स्थानीय आयोग, यानी कि जो लोकल कमीशन है, उसको भी गठित करने की व्यवस्था की गई है इसी अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें कि एलसी की अगर बात करें, यानी कि लोकल जो कमीशन है, जिला स्तर पर इसकी उपलब्धता रहेगी,
और यहां भी छोटे और असंगठित क्षेत्रों के लिए भी यह कार्य करेगा। अब यहां पर ये जो है जिला स्तर पर जो लोकल कमीशन होगा, ये बेसिकली घरेलू कामगार और अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं उनकी शिकायतों का भी ध्यान रखेगा। तो ये व्यवस्था की गई जो 10 से कर्मचारी, जहां पर 10 कर्मचारी से कम वाले जो फर्म है वहां के लिए। तो ये आपको 10 से कम कर्मचारी वाले फर्म को कवर कर लिया एलसी, और 7 से 10 या 10 से अधिक कर्मचारी को कवर कर लिया आईसीसी। तो ये दो संस्थान भी बनाए गए ताकि इस एक्ट को एक्चुअल तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके, एक्चुअल तरीके से इसके जो प्रावधान है उसको इंप्लीमेंट करवाया जा सके और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा जो है वो मजबूत की जा सके। तो हाल का जो घटनाक्रम है, एक बार फिर से इस कानून की वजह से ही उन दोषियों को सजा भी मिलेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण कानून है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब एक महत्वपूर्ण सूचना की तरफ चलते हैं। सूचना आपके लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कम समय में बेहतर तैयारी करना, तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स हमारे पास है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आपको 14 महीने में संपूर्ण तैयारी आपकी पूरी होगी। प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक आपका जीएस का कोर्स जो है कवर किया जाता है। अब इस तैयारी में खास बात यह है कि इसमें 2 साल के करंट अफेयर्स को भी कवर किया जाता है। इसके आपको वीडियोस और प्रिंटेड मटेरियल दिए जाते हैं। इसके अलावा इसमें 18 टेस्ट भी आपको देने को मिलते हैं। और इस कोर्स की अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में उपलब्ध है। साथ साथ 34,999 इसकी प्राइस है। लेकिन इसमें आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। कैसे करना है? तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर इस कोर्स तक आप पहुंचिए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स तक। वहां पर आप जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आपको उपलब्ध होगा। साथ साथ इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने के लिए, तो उस वक्त यहां पर दी गई आपके द्वारा जो फीस है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो एक तरह से आपके लिए दोहरा लाभ होता है। अब चलिए चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। पॉश अधिनियम कब लागू हुआ, इसका जवाब आपको देना है। आसान सवाल है, आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। वर्ष 2007, 2010, 2013 या 2015। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे सारे अपडेट्स हमारे आप तक पहुंचते रहें। साथ साथ आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से, वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।